गुजरात पहुंचे हैं डॉक्टर अंबेडकर LIC का अधिकारी बनकर। अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं डॉक्टर अंबेडकर का इंटरव्यू ले रहा हूं। वो डॉक्टर अंबेडकर जब मेरे दादा परदादा पैदा नहीं हुए थे तब उन्होंने 4 पत्रिकाएं निकाली थी। वो महान पत्रकार, वो महान समाज सेवी, वो महान सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर मेरे साथ हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज समता आवाज़ टीवी की टीम पहुंची है गुजरात में। कल संकल्प भूमि से हमने आपको वो सारी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने 107 साल पहले संकल्प लिया था इस मानवतावादी देश को बचाने के लिए जिसमें जातिवाद चरम सीमा पर था। और आज 24 तारीख है, संकल्प दिवस के अगले दिन हम फिर पुनः गुजरात में हैं। एक नाट्य मंचन चल रहा है, अगर बाबा ना होते। उस नाट्य में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो थोड़ी सी पिक्चर देखिएगा। ये जो डॉक्टर अंबेडकर बने हैं ये चेतन जोशी हैं और जो रोल इन्होंने निभाया है वो वाकई अपने आप में भावपूर्ण था। कुछ महिलाएं देखकर आंसू भी निकाल रही थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने कितने कष्ट सहे। गुजरात पहुंचे हैं डॉक्टर अंबेडकर LIC का अधिकारी बनकर। उनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। मेरे साथ स्वयं बाबा साहब यहाँ मौजूद हैं और मैं इस समय अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं डॉक्टर अंबेडकर का इंटरव्यू ले रहा हूं। वो डॉक्टर अंबेडकर जब मेरे दादा परदादा पैदा नहीं हुए थे तब उन्होंने 4 पत्रिकाएं निकाली थी। वो महान पत्रकार, वो महान समाज सेवी, वो महान सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर मेरे साथ हैं। सर पहले तो आपका धन्यवाद स्वागत के इतने बढ़िया गेटअप, और मुझे लगता है कि मैं खुश बाबा साहब के सामने खड़ा हूँ। जब भी बाबा साहब का ये बहुत बार हमने ये प्ले किया है, एक्चुअली गुजराती में प्ले किया है ये, लेकिन जब भी मैं प्ले करता हूँ तब उतने टाइम तक मुझे भी लगता है कि मैं नहीं हूँ। खुद जैसे बाबा कहीं से आके मेरे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और मुझे भी पता नहीं होता है कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन आधे घंटे के बाद मुझे पता चलता है कि मैं चेतन दोषी हूँ, कुछ हुआ है, कुछ हो गया, बाबा खुद कुछ करके गए, ऐसे एकदम फीलिंग्स होती है। बाबा को जब रोल किया, जब मेरे पास निरोग भाई आए कि भाई आप बाबा का गेटअप करोगे, तभी मैंने पहले मुझे लगा यार बाबा साहब अम्बेडकर मैं बनूंगा, क्या बनूंगा, बाबा साहब की क्या मतलब है, बाबा साहब ने क्या कहा है ऐसा। अच्छा, मन में विचार आया था कि मैं जोशी हूँ। हाँ, मैं दोषी हूँ। जोशी तो ब्राह्मण में आते हैं। नहीं, दोषी जैन बनिया हूँ मैं। जैन बनिया, मैं जैन बनिया हूँ, दोषी, चेतन दोषी जी। तो ऐसे मैंने बोला क्या किया, लेकिन जब मैंने बाबा को पढ़ा तब मुझे लगा कि एक्चुअली हमारे देश में बाबा को एक लेबल लगा दिया गया है कि वो दलितों के नेता है। एक्चुअली बाबा की एक भी बातें दलितों के लिए नहीं है। पूरी बाबा ने खुद ने कोई जाति धर्म के आधार पर नहीं, लेकिन हर एक वर्ग की बात, महिला उद्धार की बात है, वो किसी भी ज्ञाति की बात है, किसी भी जाति की बात है, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। एक्चुअली बाबा सबका होना चाहिए, लेकिन हमारे देश के अंदर बाबा ऐसे दलितों का नेता बनाया गया है कि बाबा सही में मेरे मायने से वो कोई दलितों को नेता नहीं है, वो हम सब के नेता है। और जितना मैंने ये संविधान को पढ़ा, देखा इतने साल पहले 1950 में क्या उन्होंने मेहनत की होगी कि आज भी सभी चीज़ें हमें सांप्रत लग रही है, आज के दिन में भी ये सब बातें आ रही है। अच्छा, दरअसल हम लोगों के सवाल जो होते हैं वो कुछ अलग हटकर होते हैं। हाँ। वर्षों से, सदियों से सताया हुआ ये समाज है जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान से सबके बराबर ला दिया। उन्होंने किसी को नीचे नहीं किया, लेकिन उन्होंने बराबर कर दिया। तो कभी दोषी साहब आपको ऐसा लगता है कि जब आपने अंबेडकर को नहीं पढ़ा था या प्ले रोल नहीं करे थे, उससे पहले कभी आपके भी दिमाग में इस तरह का ख्याल आया? हाँ, इस तरह के बाबा को छोटी जाति के लोग हैं या हाँ, बाबा के लिए कभी सोचा नहीं था। हम लोग बाकी के जो राजपुरुष को पढ़ते हैं, जो उनकी किताबें पढ़ने में जितनी रुचि होती है, शायद उतनी रुचि कभी हम लोगों ने बाबा साहब को पढ़ने में नहीं लगाई किसी ने। अच्छा, एक चीज़ और कि जब से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो जो सम्मान उससे पहले था और अब आज की तारीख में, दोनों में कहाँ अंतर आता है? बहुत अंतर। एक्चुअली सम्मान तो ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत मज़ा आ गया है। जब भी बाबा साहब का रोल करने को मिलता है तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य की बात है कि मुझे ये बाबा साहब का रोल प्ले करने के लिए मिला है। अंतरात्मा कहती है कि
मतलब जो लोग इस देश के अंदर अभी भी जातिवाद कर रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को इसलिए मार देते हैं कि वो दलित समाज से है, उसने घड़ा छू लिया पानी का, मूंछ रख ली तो मार दिया, घोड़ी पे बैठ गया तो मार दिया। तो इस तरह के ख्याल या इस तरह की जब सामने आती है तस्वीरें तो क्या लगता है आपको? दुख होता है डॉक्टर कि अम्बेडकर थोड़ा सा हटा दीजिए जी। बहुत दुख होता है कि सही मायने में बाबा साहब ने जो बताया है ना, वो किसी ने समझा ही नहीं। समझा है तो मीन्स के पढ़ा नहीं है, और पढ़ा है तो समझा नहीं है बाबा साहब को। तो क्या इस देश के जो जातिवादी लोग हैं, स्वर्ण मानसिकता के लोग हैं, या कह सकते हैं कि मनुवादी जो लोग हैं, जो भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच रखते हैं इस देश के अंदर, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं सिर्फ एक ही कहूँगा कि एक बार दिल से बाबा साहब को पढ़ ले, आपके दिमाग में जो भी गैर समझ है, जो भी वो बात है ना, सब निकल जाएगी। बस एक बार बाबा की कोई भी किताब पढ़ लो आप। तो साथियों, ये थे दोषी साहब, जाति से बनिया हैं जैसे उन्होंने बताया, लेकिन आज की तारीख में ना वो बनिया हैं, ना वो स्वर्ण हैं, ना वो दलित हैं। वो इस देश के नागरिक हैं, पढ़े लिखे सुलझे हुए नागरिक हैं। और इस देश के अंदर महापुरुषों ने, चाहे वो किसी भी समाज के महापुरुष रहे हों, उन्होंने इस देश के अंदर भेदभाव ख़त्म करने की जो मुहिम चलाई थी, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ, समतावाज टीवी की पूरी टीम सलाम करती है। मैं दिल्ली से आया और मुझे लगा कि यार देखते हैं कैसा कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर अद्भुत कार्यक्रम देखने को मिला। उसके लिए मैं आपको पुनः एक बार समतावाज की पूरी टीम से की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपकी तरह की मानसिकता इस देश के अंदर हर जातिवादी की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। હું તો એક હરિશ્ચંદ્ર ફલક સમાન છું જે કદાપી ઓગળે નહીં, પરંતુ નદીના જોરદાર પ્રવાહને પણ વહેણ બદલવાની ફરજ પાડે. મને નાનપણથી કબીર અને બુદ્ધ તરફ અપાર આકર્ષણ હતું. હું જ્યારે પણ ધર્મ પરિવર્તન વિશે વિચાર કરતો ત્યારે રાષ્ટ્રહિતને, રાષ્ટ્ર ભાવનાને પ્રાધાન્ય આપતો. આખરે દેશની સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ તેમજ પરંપરાને નુકસાન ન પહોંચે અને દેશનું વધુમાં વધુ હિત જળવાઈ રહે તેની કાળજી લઈ 3 લાખ લોકો સાથે ભારતની ભૂમિનો ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો. મેં તમને શિક્ષણ, અનામત અને સમાનતાના અધિકારો અપાવ્યા છે. એક મનુષ્ય જીવનમાં જેટલું કરી શકાય તે મેં કર્યું છે. હવે જવાબદારી તમારી છે. મહા મહેનતે હું જે વ્યવસ્થા પરિવર્તનનો આ રથ જ્યાં સુધી લાવ્યો છું તેને આગળ ધપાવો. જો તેમ ન કરી શકો એમ હો તો હું જ્યાં સુધી લાવ્યો છું ત્યાંથી પાછળ તો હટવા જ ન દેશો. પરિસ્થિતિ બદલાય છે, આપણે પણ બદલાવવું પડશે. આપણા આચાર વિચાર બદલવા પડશે. કિંમતી સમય વહેતો જાય છે. ઘડિયાળ ટક ટક ટકોરા મારી તમને સતત જગાડે છે. માટે સુખની શેરમાંથી જાગો. મેં આપેલો સંકલ્પ સિદ્ધ કરો, સિદ્ધ કરો. हमारा चेतन सर, चेतन जोशी LIC में सुपर क्लास मैनेजर અને 25 થી વધુ ફ્રીલેન્સમાં, 25 થી વધુ મૂવી ગુજરાતી પિક્ચરોમાં અને 250 થી વધુ આલ્બમ માઇથોલોજીના એમણે ડિરેક્ટ પણ કર્યા છે અને એમાં મુખ્ય ભૂમિકાઓ પણ ભજવી છે. આવા અમારા વરિષ્ઠ ચેતનભાઈ જોશી સાહેબ રાજકોટના અમારું એક ઘરેલું છે. ભાઈ શ્રી ગુલામ હુસૈન અફગાન એ અમારે પણ મોટી વાત કરી છે. અમારો આદેશ એટલો જ છે કે શબ્દોનું કંઈ આવતું નથી, કાર્યનું જ આવે છે. એટલે બાબા સાહેબ પણ આમાંથી પ્રાગટ્ય થઈને કેવા આવ્યા છે, શબ્દો નહીં, આપણે બોલવામાં સુરા છીએ, કામમાં નબળા છીએ. કામમાં એક્સપર્ટ બનો. કામ દુઃખની વાત એ છે કે ગાંધીજીનો જીવ બચાવવા પૂના કરાર થયા અને બેવડા મતાધિકારના સ્થાને અનામત બેઠકોનો કરાર અમલમાં આવ્યો.
જો બેવડા મતાધિકારનો અમલ થયો હોત તો કાયમ પંચાયતથી લઈ પાર્લામેન્ટ સુધી એક સમતામૂલક સત્તા હોત. મને સમજાઈ ગયું કે વર્ણ વ્યવસ્થા કે છૂતાછૂત એ સસ્તા મજૂરો મેળવવાનું ષડયંત્ર છે. હું જીવનભર જજુમ્યો છું તમારા ઉદ્ધાર અર્થે. તમારા જેવા કરોડો ભાંડુઓની ચિંતામાં હું મારા પુત્રો, મારી ધર્મપત્ની રમાબાઈનું અકાળે અવસાન થયું. હું ભાંગી પડ્યો. ફિનિક્સ પંખીની જેમ ફરી બેઠો થયો. પારાવાર પરિશ્રમ બેઠી બંધારણ સભામાં પ્રવેશ મેળવ્યો. અધ્યક્ષ પદે ચૂંટાયો. 2 વર્ષ 11 માસ ને 18 દિવસની અગાધ કામગીરીની ફલશ્રુતિ સ્વરૂપે 26 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ ભારતના બંધારણનો અમલ થયો. યુદ્ધના સમયે દેશને એકત્ર અને અખંડિત રાખવા સમર્થ અને શક્તિમાન છે. આ નવીન રાજ્ય બંધારણ વ્યવસ્થિત રીતે ન ચાલે તો તે માટે બંધારણનો દોષ નહીં હોય, પરંતુ અમલ કરનારા ઉચિત અમલ કરી શક્યા નથી. ગુજરાત પર આક્રમણ અને છેલ્લે આ અંગ્રેજો. દરેક વખતે આપણા જ ભાઈઓની ભૂલોનો ભોગ બનવું પડ્યું છે આ ભારતને. ભારતીય પ્રજામાં જાતિ ભેદ અને પંથ ભેદ આ જૂના શત્રુઓ તો હતા જ, પરંતુ એમાં હવે પક્ષોના નામે નવા શત્રુઓનો ઉમેરો થયો છે. જો બધા જ રાજકીય પક્ષો પોતાના મતને રાષ્ટ્રના હિત કરતા વધુ શ્રેષ્ઠ સમજશે તો ભારતની સ્વતંત્રતા ફરી એક વખત જોખમાતા વાર નહીં લાગે અને કદાચ એક કાયમના માટે જોખમાશે. આપણે આપણા શરીરમાં લોહીનું છેલ્લું બિંદુ પણ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી આપણી સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. રાષ્ટ્ર પહેલા છે, પક્ષ પછી આવે છે. આપણે પ્રથમ પણ ભારતીય છીએ, અંતે પણ ભારતીય છીએ. મેં તનતોડ મહેનત કરી તમારા માટે, રાષ્ટ્ર માટે, પરંતુ બધા જ રાજનેતા મારી વિરુદ્ધ રહ્યા. મારી ભૂમિકાની દેશવાસીઓને સમજ જ નહોતી. તેમ છતાં હું કાયમ રાષ્ટ્રગીતને જ પ્રાધાન્ય આપતો રહ્યો. કાયદા પ્રધાન તરીકે ભારતીય નારી સમાજના ઉત્થાન અર્થે પાર્લામેન્ટમાં મેં હિન્દુ કોડ બિલ રજૂ કર્યું. મારા ભયંકર વિરોધ વચ્ચે સંસદના સેન્ટ્રલ હોલ મોડે ટુકડે બિલ પાસ થયું. ભારતીય નારીઓનો ઉદ્ધાર થયો.